नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने कुछ दिन केवल एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसने अपना एक फोरकास्ट दिया था और जिसमें उसने बताया था कि इस साल भारत की जो जीडीपी है, वो 7% के हिसाब से बढ़ेगी। इससे पहले हमने एक और भी प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भारत की जीडीपी इस साल जो है वो 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी। अब ये फर्क तो है दोनों में, लेकिन ये क्या है कि अभी हमारा हिंदुस्तान का जो माली साल होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होके दूसरे साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इसके जो पहले हर क्वार्टर के रिजल्ट आते रहते हैं, कंपनियों को भी आते हैं और मुल्क के भी आते रहते हैं। तो पहले क्वार्टर की यानी अप्रैल से जून तक 7.6% के हिसाब से हमारी जीडीपी बढ़ी थी। फिर दूसरा क्वार्टर जो है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसकी भी जो रिपोर्ट आई वो भी 7.6% के हिसाब से बढ़ी। तो इसीलिए फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो फोरकास्ट थी उसको रिवाइज किया और उसमें उसने बताया कि हमें उम्मीद है कि पूरा साल होगा तो 7% के हिसाब से भारत की जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी जीडीपी में। अब ये जो दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी छोटी इकोनॉमी की बात नहीं करते, उनकी बात अलग है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना, उसमें भारत सबसे आगे बढ़ रहा है। यूरोप जो है वो तो रिसेशन में जा रहा है। जर्मनी जो है मंदी में है। इंग्लैंड का, यूके का यही हाल है। अमेरिका ठीक है, अमेरिका जो है 4-4.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। चीन जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, पहले तो डबल डिजिट में ग्रोथ होती थी, यानी 10% से भी ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा होती थी। उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है 5% पे अटक के रह गई है। तो ऐसे में भारत की जो जीडीपी है ना, वो बाकी दुनिया के लिए एक मशेले राह साबित हो रही है। अच्छा, इस सिलसिले में अभी जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं ना, वो भी आने शुरू हुए हैं। इसमें हम आपको बताएं कि एक इंडिकेटर होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी हिंदुस्तान से बाहर की जो कंपनियां होती हैं या किसी भी मुल्क की बात ले ले, उस मुल्क से बाहर की जो कंपनियां उस मुल्क में जितनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, यानी जो प्रोजेक्ट लगाती हैं या प्रोजेक्ट में इजाफा करते हैं, वो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर वो शेयर होल्डिंग लेते हैं किसी कंपनी में तो उसको इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाए, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। उसका एक अपना मुकाम है और उसका भी जो है ज़बरदस्त, उसके भी आंकड़े या आदाद व शुमार आ रहे हैं। इसीलिए तो अभी भारत में 2 एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है निफ्टी 21,500 और बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं सेंसेक्स, वो 71,500 तक पहुंच गई। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि नए प्रोजेक्ट लगते हैं, नए कारखाने लगते हैं,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुल्क में एक तो असासे बढ़ते हैं, एसेट्स बढ़ती हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। नया कोई भी कारखाना लगेगा, कोई ऑफिस खुलेगी तो जाहिर है एक 25, 50, 500, 5,000, 50,000 तक नौकरियां निकलेंगी। और वो नौकरियां जब निकलती हैं तो उनका एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, डोमिनोज इफेक्ट या कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अगर मैं कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ, मुझे 20,000 तनख्वाह मिल रही है, तो जाहिर है वो 20,000 में घर ले जाके रख नहीं दूंगा, उसको खर्चा करूंगा, कुछ अनाज लूंगा, कुछ कपड़े लूंगा बच्चों के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब कोई एक भी फर्द कमाना शुरू करता है ना, तो उसका पूरी इकोनॉमी पे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसमें भी भारत जो है लगातार दूसरे साल, अभी पिछले साल 2022 में भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो एफडीआई है वो भारत में आई थी। इस साल भी जो आई है दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में आई है। और खास तौर पर अभी जो अक्टूबर के आंकड़े आए हैं, अक्टूबर के आदाद और शुमार आए हैं, तो उसमें जो है सितंबर से 18% ज्यादा, 18.5% ज्यादा। और ये जो आई है एफडीआर इस महीने में, वो 8.6 बिलियन डॉलर्स आई है, यानी 8.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। मैं आपको इसका ऐसे समझा लूं कि पाकिस्तान में जो सीपेक बना ना, जिस पे बहुत जो है शोर-ओ-गुल हुआ था, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान का नसीब बदल जाएगा, उसमें 10 सालों में, अभी 10 साल उन्होंने पूरे किए, सालगिरह भी मनाई थी, टोटल 26 बिलियन डॉलर टोटल 10 सालों में। और ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जो मतलब ये एस्केप है, यूनाइटेड नेशंस की एस्केप एजेंसी है, उसने बताया है कि इस साल हम भारत को जो एफडीआई आई है, यानी वो क्या है, वो कैलेंडर ईयर की लेते हैं, तो 2023 की वो बताते हैं कि 68 बिलियन डॉलर। अभी एक दो रोज में दिसंबर खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने पहले से ही बता दिया है। और 68 नहीं होगा, 67.5 होगा या 68.5 होगा, ऐसा एक आध बिलियन नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहले से ही ये नंबर दे दिए हैं कि भारत में इस साल 68 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। और ये जो नंबर है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। नहीं तो पहले चीन हुआ करता था जो जिसको सबसे ज्यादा मिलती थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अभी मैं ये आपको बताऊं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है भारत की सरकार की प्रो बिजनेसमैन, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसीज, और जिसमें मैं पहले भी कई प्रोग्राम कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि भारत में एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई भी बाहर का सनतकार जब भारत में कोई कारखाना वगैरह लगाना चाहता है, तो उसको कुछ जो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें खास तौर पर 50% तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे सेमीकंडक्टर हो, मोबाइल टेलीफोनी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिस्प्ले पैनल्स हो, ऐसे जो मतलब स्ट्रीम्स हैं बिजनेस की, उनमें तो भारत की सरकार 50% तक देती है। सेमीकंडक्टर में इस साल भारत सरकार ने 20 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देने का, जिसे पीएलआई कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसका ऐलान किया है। और जिसके नतीजे में हमने आपको बताया था कि कई कारखाने खुलने जा रहे हैं। और एक तो माइक्रोन डिवाइसेस का तो 3.5 बिलियन डॉलर, ये भी हमने एक प्रोग्राम किया था, वो भी जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। और इस तरह दूसरों को भी इंसेंटिव मिलता है, वो भी भारत में आते हैं और अपने कारखाने लगाते हैं। इस सिलसिले में हम आपको आईफोन का भी एक मिसाल बताएं कि उसकी वजह तो खैर चीन की अपनी
कमज़ोरी थी, क्योंकि जब कोरोना का दौर था तो उस वक्त चीन ने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी थी, और एक भी केस निकलता था किसी भी शहर में तो पूरे शहर पे लॉकडाउन लगा देते थे। तो उस वक्त आईफोन, वैसे तो 100% वहाँ बनते थे, आईफोन कंपनी एप्पल कंप्यूटर तो अमेरिका की है, लेकिन उसके बनाने वाले जो हैं मोस्टली ताइवान के हैं, और उनके कारखाने जो हैं वो चीन में हैं। तो चीन ने जब ये लॉकडाउन लगाए ना, तो फिर एप्पल कंप्यूटर ने सोचा कि एक अल्टरनेट साइट होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने भारत को चुना। और उसके बाद पहले बेंगलोर में फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की है, और जो है दूसरी पेगाट्रॉन है वो भी ताइवान की है। उन्होंने भारत में कारखाने लगाए। फिर एक विस्ट्रॉन कंपनी भी आई। विस्ट्रॉन को तो फिर हमने आपको बताया था, टाटा कंपनी ने जो है ना, टाटा ग्रुप जो है उन्होंने खरीद लिया है। और अभी 15% ये साल जो मतलब चल रहा है, इसमें अभी दुनिया में जितनी भी आईफोन्स बनती हैं उसकी 15% अभी हिंदुस्तान में बन रही हैं, और बहुत जल्द ही नए नए कारखाने और भी लगते जा रहे हैं। और टाटा वालों ने तो खास तौर पर कमिट किया है कि हम इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और वो उन्होंने भी आईफोन बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी खुद एप्पल कंप्यूटर, सॉरी टिम कुक यहाँ आया था खुद, और उसने वो जो 2 रिटेल आउटलेट्स भी खोले थे, एक बम्बई में एक दिल्ली में, वो भी हमने एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि अभी बहुत जल्द भारत जो है दुनिया में जितनी भी आईफोन बनती है उसके 25% बनाना शुरू करेगा। तो हम ये आपको अर्ज कर रहे थे कि ये जितनी एफडीआई आती है उससे चारों तरफ सबका भला होता है, मुल्क में रोजगार मिलता है, सरकार को टैक्स मिलती है, बहुत सारा माल ऐसा बनता है जो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है तो भारत को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और इसकी वजह से जो है ना पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है, पूरे मुल्क की जो मईशत है, उसमें एक तरह का जैसे इनकलाब आ जाता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।